है आशुतोष जी कि जब तक कंपनी रोटेट में चलती है वो पैसा यथावत तौर पे निवेशकों का भुगतान भी कराती है, रीइन्वेस्टमेंट भी कराती है। जब उन पे कानूनी डंडा पड़ता है तो वो क्या करते हैं, वो रेगुलेटरों और कोर्ट कचहरी के चक्करों में उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और उनकी रोलिंग खत्म हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी बना दी जाती है और वो कमेटियां कभी भुगतान नहीं कर पाती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कमेटी बनती है तो भारत सरकार का डायरेक्ट दखल नहीं होता इन कंपनियों के ऊपर, जैसे आपने अभी वित्त मंत्री जी के मुखाग्रबिंद से सुना कि साहब हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी आपने कहा कि नहीं जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, या अदालत इन्वॉल्व नहीं होती है, या प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होती है, तब तक कंपनियां अपना काम करती रहती हैं। सवाल है कि कंपनी अगर अपना काम करती रहती तो अदालत और कोर्ट इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होती। अगर कंपनी पैसा लेती, पैसा देते रहती तो काम चलता रहता। सवाल है कि कंपनी ने पैसा लिया और फिर पैसा नहीं लौटाया, तभी तो अदालत बीच में पड़ी, तभी तो प्रशासन बीच में पड़ा, तभी तो आज निवेशक दर दर भटक रहे हैं। अब कंपनी का, मेरा ख्याल है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने पैसे लिए अब दिक्कत में पड़े हैं, बात ठीक है, लेकिन किस कंपनी के कौन से चेयरमैन ने, कौन से डायरेक्टर ने, कौन से उच्च प्रबंधक कमेटी ने आकर के कहा कि ये संपत्ति मैं बेचने जा रहा हूं और बेच करके मैं पैसा लौटा दूंगा? कब कहा? पिछले 1.5-2 साल से हम ये बोल रहे हैं, कौन आया? हमने हमने खुला आमंत्रण दिया, सहारा के प्रबंधन को आमंत्रण दिया कि आइए निवेशकों से बात कीजिए, निवेशक बंधुओं से बात कीजिए, एजेंटों से बात कीजिए मिलकर के। और एक बात और ध्यान लिखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, आज भी पैसे उठाए जा रहे हैं जहां बेचारे को कहीं जानकारी नहीं है, छिटपुट तरीके से, वहां आज भी पैसे उठ रहे हैं। आज भी बैक डोर से कुछ ना कुछ पैसे इधर उधर हो रहे हैं जिसकी जानकारी सरकार को नहीं है, लेकिन ये चल रहा है काम। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि भाई मेरी पूरी संवेदना, पूरी सहानुभूति है सहारा के प्रति, सहारा के प्रबंधन के प्रति, लेकिन मैं आज तक ये जानने में फेल हो रहा हूं कि जब सेबी के पास सहारा गई तब ये मामला उल्टा पड़ा, या सहारा में उल्टी बातें हो रही थी और वो निगाह में जब आई तो सेबी का डंडा चला। ये मैं कह रहा हूं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पे दर्शकों के लिए। सेबी डिपार्टमेंट वही है 2011 में अल्सल रियल एस्टेट कंपनी को सेबी ने बैन किया था, और बैन करने के बाद उसने मात्र 2 साल का समय लगा और 2 साल के समय में पूरी कंपनी को समेट दिया और 2 साल की वित्त ब्याज लगा करके 15% के साथ में 3 पार्ट में पैसा दे दिया। सेबी वही डिपार्टमेंट, क्योंकि वहां पर भारत सरकार कंपनी ने टोटल सेबी ने अपने अंडर में, यहां अभी जो हमारे संजय जी कह रहे हैं कि सही प्रकरण न कर पाए या अपनी बात सही नहीं रख पाए, तो वो आज उदयपुर में जो गए थे सहारा के प्रबंधन के कहने के अनुसार सहारा थे ना, हमने और आपने यूट्यूबर कई बार सही प्रश्न रखा, क्या वो हमारे वक्ता इसमें जुड़े नहीं है, वो कहते हैं कि आपकी एक एक वीडियो सहारा प्रबंधन और भारत सरकार देखती है, तो क्या उनको जानकारी नहीं है? क्या वो पैसा देना नहीं चाह रही है? अगर उनके पास में है तो क्यों नहीं चाह रही? अगर वित्त मंत्री है तो देश की वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री किसी भी डिपार्टमेंट का जो भी है, मामला तो कैश का है। मैं मानता हूं कि सहकारिता मंत्रालय अलग है, मैं मानता हूं कि आरबीआई अलग है, मैं मानता हूं आईआईडी अलग है, लेकिन क्योंकि देश की वित्त मंत्री है, देश की वित्त मंत्री ने अपने लिखित में भी, बयान में भी कहा और लिखित में भी दिया कि रियल एस्टेट का भी मामला और सीआरसी का भी उन्होंने जिक्र उसमें किया। तो उन्होंने सीआरसी का जिक्र क्यों किया जब उनको उसको नहीं करना चाहिए था? लेकिन उन्होंने इसलिए किया, वो देश की वित्त मंत्री है, इसे जानबूझकर उन्होंने किया उसका जिक्र। अच्छा, एक मिनट रुकिए, अब मैं जरा लोगों से बात करूं। लोगों का रिएक्शन बहुत जबरदस्त आ रहा है। वो कह रहे हैं कि पोर्टल फेल कर गया है, तो आज इसका आकलन कर ही लेते हैं, पूछ ही लेते हैं।
आप लोग भी बताइए कि पोर्टल क्या टोटल फेल कर गया है? टोटल फेल कर गया है, पोर्टल से भुगतान असंभव है, क्या ये बात सच है? आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, पोर्टल से भुगतान हो सकता है, लेकिन पोर्टल पे हमको, आपको, सबको और कंपनी को और रेगुलेटरों को जो वेरिफिकेशन का काम है वो सहारा से ही करवाया जाए मात्र। और सहारा की जो डेबुक है या सहारा का जो रिकॉर्ड है उसमें वो बताए कि हाँ ये फला जमा करता है और इसका पैसा जमा है, वो नो ड्यूज दे दे और सीआरसी उसको पैसा डाल दे। इससे ज्यादा आप अगर जटिल प्रक्रिया करेंगे तो देखिए जो पल्स के साथ हो रहा है वही सहारा के पोर्टल पे हो रहा है और वो ऐसा होता रहेगा। नोट वेरिफिकेशन का काम अगर सहारा के प्रबंधकों से या सहारा के जो अधिकारी हैं उनसे कोई तालमेल नहीं है, पोर्टल के मार्फत जो पैसा भुगतान हो रहा है कोई तालमेल है, प्रबंधकों को तालमेल है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए सहारा इंडिया को कि आप वेरिफिकेशन करके दीजिए, हमें मतलब नहीं है कुछ भी आपसे। आप तो हमारे जमा पोर्टल पे जमाकर्ताओं ने आवेदन किया है, आप उसका वेरिफिकेशन करके दीजिए कि फलाना व्यक्ति है, मेरे रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड मिल रहा है, बात खत्म हो गई। अब आप उसमें साहब दुनिया भर के 15 आपने डिफिशियंसियां बना दी साहब, तो आप ये तो देखो कि आपने जो डिफिशियंसियां बनाई उसके हिसाब से कंपनियों ने काम किया है कि नहीं किया है। पहले आधार कार्ड चलता ही नहीं था, पहले चलता था निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र चलता था। तो आप छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो ऐसे तो 10 जन्म लग जाएंगे, वो जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो आपको वो चीजें, जटिल प्रक्रिया जो है उसको आपको सरलीकरण करना पड़ेगा। कहीं भी करें, कैसे ही पेमेंट करें, लेकिन सरलीकरण तरीके से आपको जमाकर्ताओं के आवेदन के लिए आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप उसको सरलीकरण बनाओ ना, आप क्यों इतना कठिन अभी जो पोर्टल में, अभी एक मिनट, अभी जो पोर्टल में आप जो जानकारी फीड करते हैं, क्या उस जानकारी में आप अपने इलाके का तो नाम जरूर लिखते होंगे, अपने जोन का नाम जरूर लिखते होंगे, वहां का भी कोई कुछ ना कुछ कोड नंबर होगा, और जिसने जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव है या जिसे आप एजेंट कहते हैं, जिन्होंने आपका निवेश करवाया, क्या निवेशक और जो निवेश करवाने वाले एजेंट हैं उन दोनों के रिश्ते के लिए भी कोई आइडेंटिटी नंबर है क्या, कोई कोड नंबर है क्या, क्या उसको भी भरना पड़ता है क्या, ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या? आशुतोष जी, पोर्टल में पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है अपने आधार से, इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है मोबाइल से, उसमें आपको आधार कार्ड लगाना पड़ता है, पैन कार्ड लगाना पड़ता है, और जो आपके सहारा के डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करके पोर्टल पे मांगा जाता है। अगर एफडी कार्ड है तो एफडी कार्ड लगाइए, अगर पासबुक है तो पासबुक लगाइए। फिर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर किस बात की डिफिशियंसी है, जब आपने सारे कागज उसके स्कैन करा लिए और कहना चाहिए पूरी चीजें लगभग अब जो एजेंट सक्रिय है उनने ही जमाकर्ताओं के पोर्टल पे आवेदन कराए हैं, तो एजेंट को एक एक चीज मालूम है कि किस कॉलम में क्या भरना है, तो 90% तो साहब गलती होने के चांस ही नहीं है। अब आप उसको 5 लाख जैसे ऊपर है तो 5 लाख के ऊपर आपको पेन वो देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, आय के स्रोत बताना पड़ेंगे। तो साहब ये तो जब बताए जाते हैं, जब जमा करते समय, पेमेंट के समय थोड़ी बताया जाता है कि अपने आय के स्रोत बताइए। अगर आपको ये है उसमें आप टीडीएस काट लीजिए, लेकिन आप पेमेंट तो करिए, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। अपनी वीडियो पर आइए, आपके बारे में कोई गौर लिख रहे हैं कि कन्हैया साहब को बोलने दिया जाए। बोलिए कन्हैया साहब जी, अभी जो पोर्टल में जो जानकारी मुहैया कराई जा रही है, क्या उसमें एजेंट बंधुओं की राय ली जा रही है? क्या एजेंट बंधु अपने निवेशकों को सहयोग कर रहे हैं, या निवेशक खुद ही पोर्टल खोल करके जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको अप्लाई कर रहे हैं? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।